आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, शिक्षण में सहायक सामग्रियां। यानी जब आप टीचिंग करते हो तो आपको टीचिंग में कौन कौन सी आपकी सहायक सामग्रियां आपको हेल्प करती हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी पेपर के लिए क्लास है। सभी पेपर कहने का मतलब है यदि आप बीएड सेकेंड सेमेस्टर में हो और आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी या फिर महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय है, तो इनके सभी पेपर के लिए आपके मेरे भाई ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल पेपर लिख दिया गया है। अच्छा, एक बार मैं बता दूं, देखो यदि आप लोग महाराजा सुहेलदेव राज्य यूनिवर्सिटी से हो या फिर आप लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हो, अभी आपका सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, तो इसको लेके परेशान मत होना। दोनों का सिलेबस एक ही है, बस क्या है, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म अलग अलग भरा जाएगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएंगी, तो लेकिन सिलेबस दोनों का सेम है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ईमानदारी से पूरे पेशेंस के साथ, चाहे आप मेरे भाई महाराजा सुहेलदेव से हो, चाहे आप वीर बहादुर से हो, तो पूरी क्लास को देखिएगा, समझिएगा। यदि आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से हो तब भी इन क्लास को देख सकते हो। यदि आपको शिक्षण में सहायक सामग्रियां पढ़नी है अपने सिलेबस में, तो पूरी क्लास को आप अच्छे से देखो और समझो, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर मैं करूंगा। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। यदि आप टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस लिए हो, चाहे आप टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, चाहे बायोलॉजी, चाहे हिंदी और चाहे इंग्लिश लैंग्वेज, चाहे आप सोशल साइंस, चाहे होम साइंस या फिर उर्दू वगैरह, जो भी आप पैडागोजी चूज किए हो, उनमें आपको क्या है, शिक्षण में सहायक सामग्रियां पूछी जाती हैं। तो ये क्लास ये टीचिंग पैडागोजी के लिए तो इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो आपका सेकेंड पेपर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT, उसमें भी आपका टीचिंग सामग्रियां पूछी जाती हैं कि शिक्षा में कौन कौन सी मेरे भाई टीचिंग सामग्रियां होती हैं, उनकी विवेचना करो। तो हम लोग कंप्लीट इस पे बात करेंगे, आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास भी है, तो पूरी क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले शिक्षण में सहायक सामग्रियों से क्लास को शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपका दो डाउट यहाँ पे दूर करना चाहूँगा, क्योंकि आप डाउट में बहुत जल्दी आ जाते हो। देखो क्या है, पहला ये है कि सर जी इसके पहले आप 4 क्लास पढ़ाए, जिसमें आप ये पढ़ाए हो कि सर जी कि शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, ठीक है, टीचिंग मेथड क्या होते हैं, और अभी आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हो शिक्षण में सहायक सामग्रियाँ। तो दोनों तो सिमिलर लग रही, टीचिंग जो आपका टीचिंग मेथड है और शिक्षण में सहायक सामग्रियाँ, देखो दोनों में अंतर है। अंतर ये है, टीचिंग मेथड को सबसे पहले मैं बताऊं, टीचिंग मेथड वो होता है जो क्लास में एक अध्यापक जो भी अपना क्रियाकलाप करता है, जो भी अपने स्टूडेंट को किसी भी पाठ को, किसी भी टॉपिक को सरलतम रूप से व्याख्यान करता है समझाने के लिए, सरलतम रूप से उसको बालकों को समझाने का प्रयास करता है। तो जो भी क्लास में क्रियाकलाप करता है, जो भी सिखाने का प्रयत्न करता है, उसे हम कहते हैं टीचिंग मेथड, ठीक है, ताकि स्टूडेंट बहुत कोई भी टॉपिक को आसानी से सीख जाए। और शिक्षण सामग्रियां क्या होती हैं, उसी टीचिंग मेथड को और प्रभावी बनाने के लिए, जिस भी हम जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, या फिर हम जो भी डिजिटली रूप से उपयोग करते हैं शिक्षण सामग्रियों का, तो उसे हम कह सकते हैं शिक्षण में सहायक सामग्रियां। और टीचिंग मेथड क्या होता है, एक क्लास को प्रभावी बनाने के लिए, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिखाने के लिए अध्यापक जो क्रियाकलाप करता है, उसे हम टीचिंग मेथड कहते हैं। अब उम्मीद करते हैं दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे कि शिक्षण में सहायक सामग्रियां क्या होती हैं और टीचिंग मेथड क्या होता है, यानी शिक्षण में टीचिंग मेथड क्या होता है। अभी इसको एक एग्जांपल देके और समझाऊं आपका। देखो ये इंपॉर्टेंट है, टीचिंग मेथड, ठीक है, टीचिंग मेथड समझो, उसके बाद आप लोग क्या है, टीचिंग में जो भी इनके कि मेरे भाई शिक्षण सामग्रियां हैं, इनको समझो। देखो सबसे पहले क्या होता है, अगर मान लो एक स्टूडेंट में आप कोई क्लास पढ़ा रहे हो, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते आप क्या करें, आपको कोई ऐसी टॉपिक आई कि भारत का नक्शा दिखाना पड़ गया बच्चों को, तो आप भारत का मैप अगर बच्चों को दिखा रहे हो, तो ये आपकी एक टीचिंग स्टाइल है पढ़ाने की, ताकि बच्चे जो और आसानी से सीख जाए। आप मैप में बता रहे हो कि भैया यहाँ से कृष्णा नदी निकल रही, गोदावरी, इधर से आपकी नर्मदा वगैरह, यहाँ पे गंगा नदी निकल रही, आप मैप में दिखा रहे हो। ये आपकी टीचिंग मेथड है कि हाँ बच्चे, हम आपको मैप द्वारा सिखाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख जाओगे, ये आपकी टीचिंग स्टाइल है। लेकिन ये जो मैपवा है ना, इससे हम कहेंगे शिक्षण सामग्री, ठीक है, इसे हम दृश्य शिक्षण सामग्री कह लेंगे। और जिस भी जो मैप आप दिखा रहे हो, उसे हम कह लेंगे क्या, कि वो टीचिंग मेथड है। तो उम्मीद करते हैं अब आपका डाउट दूर हो गया होगा, यानी टीचिंग मेथड को और प्रभावी बनाने के लिए, या फिर टीचिंग मेथड में जिन भी हम सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, उन्हें कह सकते हैं शिक्षण में सहायक सामग्रियां। अब उम्मीद करते हैं आपका डाउट दूर हो गया होगा। अब थोड़ा सा इसे समझो, आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो क्या होता है सहायक सामग्रियां, तो सहायक सामग्रियों का अर्थ है विषय को स्पष्ट करने, जो भी आप विषय पढ़ा रहे हो उसको स्पष्ट करने, उसे आकर्षक और रुचिकर बनाने के लिए, जटिल विषय को सरल सुबोध बनाने के लिए जिस भी सामग्री का शिक्षण में उपयोग किया जाता है, उसे सहायक सामग्रियां हम लोग कहते हैं। देखो आप जब भी आप टीचिंग करा रहे हो, जब भी बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो उसमें जो भी आप उपकरण का प्रयोग कर रहे हो, बच्चों को
पढ़ाने के लिए, तो क्यों करते हैं उसको प्रयोग? क्योंकि हम अपने विषय को सरल बना सकें, विषय को स्पष्ट बना सकें, विषय को जटिल से हम सरल बना सकें, विषय को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखा सकें, तो उसके लिए हम लोग सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। यानी अपने टीचिंग स्टाइल को और प्रभावी बनाने के लिए, अपने शिक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए जिन सामग्रियों, जिन उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं, उसे हम कह सकते हैं सहायक सामग्रियां। अब उम्मीद करते हैं आपका डाउट दूर होगा, अब आपके डाउट नहीं रह गए होंगे। आइए अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, शिक्षण में सहायक सामग्रियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखो, टीचिंग स्टाइल के हम प्रकार समझे थे ना, व्याख्यान हो गया, हम किसी बच्चों को व्याख्यान देके पढ़ाते हैं, किसी बच्चों को उसके बाद हम लोग क्या अन्वेषण, फिर प्रयोगात्मक हो गया, फिर तरह तरह के हम लोग प्रयोगशाला को समझे थे, ह्यूरिस्टिक को समझे थे, तो ये तो टीचिंग मेथड है। उसी प्रकार शिक्षण में सहायक सामग्रियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखो, इंद्रियों के आधार पर हम इन्हें 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। यानी इंद्रियों के आधार पर हम देख के, सुन के, अनुभव करने के आधारित पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण में सहायक सामग्रियों को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो श्रव्य सहायक सामग्रियां, जो लिसनिंग हो, जो सुनने लायक हो। उसके बाद दृश्य, जो विजुअल हो, जो हम देख सके, ठीक है, जिनको हम देख सके, वो दृश्य सहायक सामग्रियां हो गई। उसके बाद अगला क्या है? दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्रियां, या दोनों का मिक्स रूप जो होता है वो थर्ड वाला होता है, दृश्य श्रव्य सामग्रियां। आइए एक एक को हम लोग समझते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और आपके हर पेडागोजी में ये पूछता है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पेशेंस से पूरी क्लास को देख रहे हो और समझ रहे हो। देखो, पहली बात, जब आप शिक्षण में सहायक सामग्रियों को आप प्रकार बताएंगे तो कहेंगे इंद्रियों के आधार पर। मुख्यतः तो और भी इनके प्रकार होते हैं, सहायक सामग्रियां तरह तरह की होती हैं, लेकिन हम अपने इंद्रियों के आधार पर, यानी हम जब महसूस करते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले श्रव्य सहायक सामग्रियां, जो हम सुनते हैं। उसके बाद दृश्य सहायक सामग्रियां, जो हम देखते हैं। उसके बाद दृश्य और श्रव्य दोनों, यानी जो हम देखते सुनते दोनों हैं, उसको हम कह सकते हैं दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्रियां। अब उम्मीद करते हैं इसके प्रकार को समझे होंगे। अब आइए सबसे फर्स्ट प्रकार पे हम लोग चलते हैं, श्रव्य सहायक सामग्रियां। देखो, ऐसे सभी प्रकार के साधन जिनसे सुनकर बालक पाठ को सरलता, सुबोध, सुगमता से सीख सके, उसे हम श्रव्य साधन कहते हैं। एक स्टूडेंट है, अगर वो मेरे भाई कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय को सुन के सीख रहा है, लिसन करके सीख रहा है, लिसनिंग करके सीख रहा है, तो हम कहेंगे उसे श्रव्य सहायक सामग्रियां, कि बालक इसमें कुछ चीज सुन के सीख रहा है, ना कि देख के। ठीक है, इस प्रकार से ये श्रव्य सहायक सामग्रियां हो गई। अब थोड़ा सा इसे देख लो। देखो, यहाँ पे ये मैडम जी बैठी हैं और अपना भैया ये जो भी माइक वाइक लगा के, हेडफोन वगैरह लगा के अपना आराम से कोई चीज़ सुनते सुनते अपना की नॉलेज को गेन कर रही हैं। इसी प्रकार देखो, यहाँ पे जो भी आपको नॉलेज मिलेगी आप इसे सुन के गेन करोगे, तो ये क्या हो गया मेरे भाई? श्रव्य सहायक सामग्रियां। उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझे होंगे। अब थोड़ा सा आगे देख लो, दृश्य सहायक सामग्रियां क्या होती हैं? वे सभी साधन जिन्हें देखकर बालक पाठ को सरलता से और शीघ्रता से समझ सके, अपने ज्ञान का विस्तार कर सके, दृश्य साधन कहलाते हैं। मतलब अगर इसमें जो भी स्टूडेंट सीखेगा वो देख कर, देखो यहाँ पे ये देख रहा है, अगर मान लो यहाँ पे कुछ भी आप छोटी छोटी जो भी वस्तुएं वगैरह है, या फिर बायोलॉजी में जो भी पर्यवेक्षण करते रहते हैं, या फंगस वगैरह हो गए, या फिर जो भी यहाँ पे जो भी उपकरण है, अगर बालक उन्हें देखकर सीख रहा है तो हम कहेंगे वो दृश्य सहायक सामग्रियां हो गई। यहाँ पे ये देखो, देख रहा है, मान लो कहीं टूरिस्ट वगैरह पे गया है, तो यहाँ पे ये देख रहा है, टूर वगैरह पे गया तो ये देख रहा है, देख देख के बालक सीख रहा है, तो हम कहेंगे ये दृश्य सहायक सामग्रियां, जिनमें बालक देख कर किसी भी पाठ को, किसी भी मेरे भाई विषय वस्तु को आसानी से सीख जाए, तो हम कहेंगे वो दृश्य सहायक सामग्रियां हैं। अब थोड़ा सा अगले पे चलो। देखो, यहाँ पे भी मैम देख के सीख रही हैं, और थोड़ा सा आगे चलिए। देखिए, अगला क्या है? दृश्य शब्द दोनों सामग्रियां। देखो, दृश्य शब्द इसके नाम से पता चल रहा है, ऑडियो विजुअल क्या होता है? दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्रियों में बालक सुनने के साथ साथ दृश्य भी दिखाई देते हैं। जब बालक को देखो, दृश्य शब्द सामग्रियों में क्या होता है? बालक को आप सुनने के साथ साथ उन्हें मेरे भाई आप दृश्य, उन्हें आप चित्र वगैरह भी दिखाते हो, ताकि वो देखने के साथ साथ सुने भी। ठीक है, इसमें क्या होता है? बालक की इंद्रियों, सभी इंद्रियों का प्रयोग होता है। उसके साथ साथ बालक इसमें एकदम से एक्टिव हो जाता है, एक तरीके से प्रो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसमें दोनों इंद्रियां, आप देखते भी हो, सुनते भी हो, तो दोनों इंद्रियां इसमें मेरे भाई मुख्य रूप से एक्टिव हो जाती हैं। देखो, यहाँ पे मैम देख भी रही हैं और यहाँ पे हेडफोन वगैरह लगा के सुन भी रही हैं। इस तरीके से देखने के साथ साथ आप सीख रहे हो, तो ये क्या है? तो हम इसे कहेंगे सर दृश्य शब्द सामग्रियां। अब उम्मीद करते हैं ये भी समझे होंगे। अब थोड़ा सा इसी उदाहरण समझ लो। देखो, सबसे पहले उदाहरण में हम लोग दृश्य साधन को समझते हैं कि हम लोग देख के कैसे सीखते हैं क्लास में। तो सबसे पहले श्यामपट, ये मान लो श्यामपट है, इस पे अध्यापक साहब जो भी ABCD वगैरह लिख रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, तो ये श्यामपट हो गया।
तो ये क्या है, दृश्य साधन में आएगा। उसके बाद सूचना पट, जब देखते हो क्लास व्लास ऑफ होने वाली रहती है या फिर कई दिनों के लिए छुट्टी होने रहती तो कॉलेज पे एक सूचना पट लगा दिया जाता है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो भी दृश्य साधन हो गया। पुस्तक तो पता है, हम लोग हिंदी पैडागोजी में पुस्तक को कवर किए थे, पाठ्य पुस्तक को, तो ये पाठ्य पुस्तक भी हम लोग क्या करते हैं, दृश्य, इसमें तो आइडियो तो आती नहीं, तो देख के सीखते हैं। उसी प्रकार आपकी शैक्षणिक यात्राएं हो गई, कहीं आप जाते हो, उसके बाद प्रतिरूप मॉडल हो गए, किसी भी चीज़ का आप मॉडल तैयार कर रहे हो तो उससे भी देख के सीखते हो। वास्तविक पदार्थ मानचित्र आपको पता है कार्टून वगैरह से कि इससे भी आप रेखाचित्र हो गया। और उसके बाद अगला मैजिक लैंटर्न हो गया। उसके बाद देखो ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछता भी है। तो देखो यहाँ पे ये ओवरहेड प्रोजेक्टर है, इसमें एक प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको सारी चीज़ें मेरे भाई एक पर्दे पे दिखाई जाती हैं और आप इससे सीखते हो, और इसमें कोई आवाज़ वगैरह नहीं रहती। उसके बाद स्लाइड से भी सीखते हो, चित्र विस्तारक, संग्रहालय, उसके बाद मूक चित्र से भी सीखते हो। ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये दृश्य साधन के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद करते इसे समझे होंगे। अब देखो श्रव्य साधन क्या होते हैं। अच्छा, जितने भी यहाँ पे दृश्य साधन है इसे आप लोग सभी लोग गूगल करके एक बार देखिएगा क्या होते हैं ये सब, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। उसके बाद श्रव्य साधन देखो ग्रामोफोन हो गया जिसमें हम सुनते हैं, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर, लिंगुआ फोन हो गया। अच्छा, लिंगुआ फोन क्या होता है, देखो ये लिंगुआ फोन होता है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये लिंगुआ फोन होता है। इसमें मेरे भाई इसमें ये गोल गोल घूमता रहता है और इसमें बालक धीरे धीरे सीखता रहता है सुन सुन के। उसके बाद टेलीफोन हो गया आदि वगैरह। उसके दृश्य श्रव्य साधन किसके अंदर, चलचित्र हो गए, नाटक, टेलीविजन, जिसमें आवाज़ के साथ साथ आप चीज़ें देखो भी, यानी आप दृश्य के साथ साथ लिसन भी कर सको, यानी कि सुन भी सको, श्रव्य भी कर सको। तो ये तीन इसके प्रकार है, तीनों के उदाहरण उम्मीद करते समझ गए होंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आने जा रहा है वो आपका है। कहोगे सर जी क्या, तो देखो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आने जा रहा है तो दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग के उद्देश्य, यानी जब आप दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग कर रहे हो तो उनके उद्देश्य क्या होने चाहिए, उनके उद्देश्य क्या होते हैं, अब इनकी बात हम लोग करेंगे। तो देखो फर्स्ट उद्देश्य क्या है, इन साधनों के प्रयोग से काल्पनिक दृश्यों को स्थूल आदान प्रदान किया जाता है, स्थूल आधार प्रदान किया जाता है। देखो जो भी काल्पनिक दृश्य रहते हैं, जो भी बालक नहीं देख पाते, उनको क्या होता है, दृश्य के माध्यम से बालकों के सामने हम लाते हैं स्थूल, यानी एक उनका अस्थायी रूप हम दे देते हैं, ठीक है, एक मोटा रूप दे देते हैं, ये स्थूल होता है। तो इसका हम रूप दे देते हैं किसके माध्यम से, दृश्य शब्द के माध्यम से। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या है, इसे भी समझो। देखो इन साधनों के प्रयोग से पाठ को रोचक तथा आकर्षक बनाया जाता है। अब अगर बच्चों को आप कुछ दिखा दिए तो बताओ उनके प्रति वो एक्टिव हो जाएंगे कि नहीं, क्लास पूरी एक्टिव हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जब आप मेरे भाई दृश्य शब्द सामग्रियों का प्रयोग करते हैं तो पूरी क्लास एक्टिव हो जाती है और आपकी जो क्लास रहती है या फिर जो आप लेक्चर पढ़ा रहे हो वो एक तरीके से रोचक, आकर्षक हो जाते हैं, इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट समझो। देखो इन साधनों के उपयोग से अर्जित ज्ञान को अस्थायी बनाना, शिक्षकों को प्रभावशाली बनाना, शिक्षकों को प्रभावशाली बनाना। देखो जो भी आप कहते हैं ना कि अगर मेरे भाई कोई चीज़ आप देख के सीख रहे हो, कोई चीज़ आप करके सीख रहे हो, कोई चीज़ आप लिसन करके सीख रहे हो, कोई चीज़ देख के सीख रहे हो, तो क्या होगा, आपका जो भी ज्ञान रहेगा ना उसमें एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक अस्थायित्व तो आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं थर्ड पॉइंट को भी आप लोग समझेंगे और कई मनोवैज्ञानिक ये सिद्ध भी कर चुके हैं कि जो भी स्टूडेंट मेरे भाई सुन के और देख के ज़्यादा सीखते हैं, तो सुनने से और देखने से ज़्यादा स्टूडेंट सीखते हैं, ये मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध भी कर रखा है। उसके बाद देखो साधनों से बालक में निष्क्रियता समाप्त हो जाती है। अब जो भी आप साधन का प्रयोग करो, ब्लैक बोर्ड पे कुछ ना कुछ लिखा रहे हो तो बालक अपने कॉपियों पे लिखेंगे, या फिर आप टेलीविजन वगैरह में कुछ दिखा रहे हो उन्हें, मान लो आप जो भी डेस्कटॉप वगैरह पे कुछ दिखा रहे हो, प्रोजेक्टर, आप जो प्रोजेक्टर ओवरहेड में कुछ दिखा रहे हो, तो बालक एक तरीके से एक्टिव हो जाएंगे, उनकी ज्ञानेंद्रियां जो क्रियाशील हो जाएंगी, बालक का ध्यान पाठ पर केंद्रित हो जाता है, बालक मुख्यतः पाठ पर अपनी ध्यान केंद्रित कर देता है और उस तरीके से सीखता है। तो इनके साधन की इंपॉर्टेंट उद्देश्य ये हो जाते हैं दृश्य शब्द साधन के। देखो इन साधनों के प्रयोग से सार्थक शब्द भंडार में वृद्धि मिलती है। कहने का मतलब अगर आप जो बच्चे सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लिसन करेंगे, तो उनके अंदर एक तरीके से शब्द का निर्माण होगा, शब्द का स्टोरेज बढ़ जाएगा मेरे भाई, उनका भंडारण बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट समझो, इन साधनों के उपयोग से अनुभव की सीमा का विस्तार होता है। अब अगर बालकों को, अगर मान लो बालक क्लास में बैठे हैं, उनको दूर दराज की चीज़ों को दिखा रहे हो तो उनको अनुभव, उनके एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे। तो ये मेरे भाई फोर्थ पॉइंट कहने का इसका मतलब है। अगले पॉइंट को समझो, इन साधनों के उपयोग से विविधता का गुण उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है बालकों के अंदर डाइवर्सिटी आ जाती है, विविधता आ जाता है। ये देखो ये कैसे होता है, अगर मान लो कोई एक बालक है, उसको तरह तरह की चीज़ें दिखा रहे हो, मान लो उसको कोई टूरिस्ट वाला प्लेस दिखा दिए, कोई एक मान लो आप वैज्ञानिक प्रयोगशाला को दिखा रहे हो, ठीक है, कोई एक नया एक्सपेरिमेंट को दिखा रहे हो, तो वो तरह तरह की चीज़ों को सोच सकते हैं। एक तरीके से वो कह सकते हैं कि हम लोग
कि सृजनात्मक उनका बुद्धि का विकास होगा, चीज़ों को निर्माण भी कर सकते हैं अगर उनको चीज़ों को दिखा रहे हो शुरू शुरू में ही तो, ठीक है। इन साधनों के उपयोग से बालकों की अभिव्यक्ति करने एवं कल्पना करने की शक्ति विकास हो जाता है। अब बालकों को मान लो, अगर बालक यहाँ पे बैठे हैं, उन्हें कोई नया एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हो, तो ये बताओ अगर बालक देख रहे हैं तो देख के ज़्यादा सीखते हैं, तो नया एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं तो नया एक्सपेरिमेंट देखने से उनके अंदर कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है और सूक्ष्म चिंतन की योग्यता, कोई भी चीज़ के बारे में वो तोड़ के मेरे भाई माइक्रो चिंतन, माइक्रो थिंकिंग के स्तर पे उसे सोच भी सकते हैं। अब उम्मीद करते हैं इसके उद्देश्य को आप लोग समझोगे जो इंपॉर्टेंट था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और शिक्षण में अधिगम सामग्रियों का महत्व। देखो, अगर आप लोग यहाँ बस इतना पढ़ रहे होते, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग मेरे भाई, आप लोग अगर अपने अपने अगर अदर एग्जाम के लिए पढ़ते कि बस कि शिक्षण में कौन कौन सी सहायक सामग्रियां होती हैं, तो हम लोग इंद्रियों के आधार पे 3 पढ़ते और यहाँ पे आपका स्टॉप कर देते। लेकिन नहीं, अभी आप बीएड के लिए पढ़ रहे हो ना, तो बीएड के लिए थोड़ा सा डीप में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको कॉम्प्रिहेंसिव टाइप में लिखना है ना, तो थोड़ा सा डीप में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब थोड़ा सा ये उद्देश्य तो आप लोग समझ ही गए हो, अब थोड़ा सा इसके महत्व को समझो। शिक्षण में अधिगम सामग्रियों का महत्व क्या होता है, जब हम टीचिंग करते हैं तो उसमें जो कि लर्नर सामग्रियां होती हैं उनकी क्या महत्व, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, कि मेरे भाई कैसे आप उनकी इंपॉर्टेंस को डिफाइन कर सकते हो, ये इसके कहने का मतलब है। तो अब इसे समझते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, मनोविज्ञान के विकास द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि एक से अधिक इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है अधिक स्पष्ट, पूर्ण व रुचिकर व अस्थायी होता है। जैसे ये नहीं कि सिर्फ आप देख कर सीख रहे हो, उसके साथ साथ यदि आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, ठीक है, महसूस भी कर रहे हो, तो जो आपका ज्ञान है ना वो एक तरीके से अस्थायी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग शिक्षण में अधिगम सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं, एक तरीके से दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि बच्चों का ज्ञान पूर्ण और अस्थायी हो जाए। अब उम्मीद करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंस को आप लोग समझे होंगे और इन इंपॉर्टेंस को अपने एग्जाम में जरूर लिखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। देखो, केवल व्याख्यान करने से बालक में निष्क्रियता आ जाती है, वो एक्टिव नहीं रह पाते हैं, इसलिए मेरे भाई वो स्वयं ही निष्क्रिय ही रहता है। और देखो, ध्यान से समझना, यदि क्लास में छोटे से बालक हैं, उनके सामने सिर्फ आप व्याख्यान दे रहे हो, अगर उन्हें ये पढ़ाए और ए फॉर एप्पल नहीं दिखाए ना, तो वो उनको मतलब ही नहीं समझेंगे, वो एक तरीके से निष्क्रिय रहेंगे। अगर ए फॉर एप्पल पढ़ाए, उन्हें दिखा भी दिए, तो वो क्लास में एक्टिव हो जाएंगे। अब आप बड़े स्टूडेंट हो, अगर आपको सिर्फ व्याख्यान ही दिया जाए तब भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन छोटे बच्चों को अगर व्याख्यान दोगे, सिर्फ लेक्चर दोगे, तो वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार से मेरे भाई ये शिक्षण सामग्रियों के प्रयोग से हम बालकों को तरह तरह की चीज़ों को सिखाते हैं, ताकि वो विषय के प्रति उनका एक कनेक्शन जुड़ जाए, उनको एक रोचक सामग्रियाँ मिल जाए, उनसे वो पढ़ सके आगे की चीज़ों को। अब अगले पॉइंट को समझो। देखो, दूर दराज देश की घटना वर्णनात्मक चलचित्र बनाकर बच्चों को सरलतम व स्पष्ट रूप से बच्चों को हम सिखा सकते हैं। जैसे कोई भी दूर दराज की घटना हो गई, हम कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं बच्चों को, तो वो क्या कर सकते हैं, हम दृश्य श्रव्य सामग्रियों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। अब अगले पॉइंट को समझ लो। देखो, इसमें क्या होता है, जो अध्यापक होता है वो अपने कम मेहनत पर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकता है, और उनका जो कि मेरे भाई पाठ होता है वो आकर्षक भी बन जाता है। अब देखो, अगर ये बताओ, क्लास में अगर बालक को कोई एक चित्र बनाना है और वो चित्र को मान लो डिजिटली रूप में दिखा दिया, तो अध्यापक को कम मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं, तो समय की बचत भी होती है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का अवसर भी मिल जाता है। तो इस प्रकार से शिक्षण में सहायक सामग्रियों का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगले पॉइंट को समझो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, दृश्य शब्द साधनों द्वारा कम समय में अधिक सिखाया जाना संभव है। इनके प्रयोग से बालकों को व्यस्त रखा जाता है। जो बालक कहते हैं ना प्रतिभाशाली होते हैं, वो तरह तरह के मेरे भाई की क्लास में एक तरीके से उड़न मचाते रहते हैं। एक तरीके से वो क्लास में किसी बच्चों को परेशान करेंगे, उन्हें अच्छे से टॉपिक नहीं मिल रही है, अगर वो अपना पाठ जल्दी समाप्त कर लेंगे, अपना क्वेश्चन जल्दी समाप्त कर लेंगे, तो तरह तरह के बच्चों को परेशान करते रहते हैं। तो उनको व्यस्त रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, उनको तरह तरह की आप लोग मेरे भाई की अधिगम सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हो। उनको कोई चीज़ें दिखा सकते हो, कोई चीज़ें सुना सकते हो, कोई चीज़ दिखा के समझा सकते हो, तो क्लास में वो व्यस्त रहेंगे, तो अपने सीखने पे फोकस करेंगे। इस प्रकार से ये 5th पॉइंट को आप लोग समझ सकते हैं। आइए अगले बात को देखो, अतीत की बातों को चित्रमय बताकर उन्हें मूर्त कराया जा सकता है। देखो, जो बातें बीत चुके, जैसे भारतीय आंदोलन हो गया, हमारे तरह तरह के मेरे भाई जो भी हमारे क्रांतिवीर थे, क्रांतिकारी थे, उनका हम लोग चित्र दिखाकर उनके बारे में बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है, जो पहले अमूर्त हो चुका उनको हम मूर्त कर सकते हैं, उनको हम बच्चों के सामने ला सकते हैं। ठीक है, कठिन तत्व को भी समझने में सरल लगने लगते हैं। कठिन से कठिन जो तथ्य होते हैं वो भी समझने में सरल लगने लगते हैं, जब आप बच्चों को कोई चीज़ दिखा देते हो और दिखा के पढ़ाते हो
हो तो, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग समझोगे। देखो, छोटी व सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े आकार में पकड़कर उसे तथ्यात्मक ज्ञान बालक को स्पष्ट रूप से दिया जा सकता है। जो भी छोटी छोटी वस्तुएं हैं उन्हें हम प्रोजेक्टर ओवरहेड के माध्यम से और तरह तरह के हमारे प्रोजेक्टर के माध्यम से किसी एक पर्दे वगैरह पे बच्चों को दिखाएंगे और बच्चों को समझाएंगे, बच्चे ज़्यादा सीख जाएंगे। ये सहायक सामग्रियां हैं। देखो, इसको पढ़ाने के पीछे रीजन ये है कि आपके हर टीचिंग पैडागोजी में ये आपको पूछता है, जो भी आप दो ऑप्शनल पैडागोजी चूज करोगे वहाँ ये आपको पूछता है कि शिक्षण सामग्रियों का विवेचना करो, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। जैसे पूछ देगा कि फिजिकल साइंस में शिक्षण सामग्रियों का विवेचना करो, तो इन सब पॉइंटों को वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसमें नहीं कि सर कुछ चेंज करना रहेगा, क्या हिंदी में अलग लिखेंगे, आप फिजिकल साइंस में अलग लिखेंगे, नहीं, जितने भी सहायक सामग्रियाँ होती है वो तो सेम ही रहती है ना, तो उनको आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो चाहे फिजिकल साइंस हो चाहे हिंदी पैडागोजी हो, ब्लैक बोर्ड का तो प्रयोग करोगे ही करोगे, तो ये दृश्य साधन भी सेम ही रहते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं होते। अब देखो एक पॉइंट समझ लो, सहायक सामग्रियों की विषय वस्तु से वास्तविकता का प्रकट की जा सकती है। अब देखो जो भी वास्तविकता है, अब ध्यान से सुनना, अगर कोई भी आप बालकों को कोई भी विषय वस्तु की सामग्री दिखा दिए तो ये बताओ बालक को उसको वास्तविकता से, वो उसकी रियलिटी से वो कनेक्ट हो जाएगा कि नहीं? कहोगे सर जी हो जाएगा। इस प्रकार से कोई नई चीज़ पढ़ा रहे हो, मान लो अभी बालक को सेल पढ़ा रहे हो और सेल बालक को दिखा भी दिए, तो बालक बायोलॉजी के सेल बालक को दिखा भी दिए तो बालक उसके प्रति क्या हो जाएंगे, उसके प्रति एक तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे, तो उनके वास्तविकता से वह जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से पाठ को आप रोचक भी बना सकते हो, ठीक है, रुचिकर बना सकते हो, और बालक इसमें एक तरीके से बोध करते हुए सीख भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं अब इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा अगले पॉइंट को समझ लो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, सहायक सामग्रियों के माध्यम से अर्जित ज्ञान अधिक अस्थायी होता है, या फिर हम कह सकते हैं हमारे स्मृति का अंग बन जाता है। अब जो भी चीज़ें हम देख के सीखते हैं, जो भी चीज़ें हम करके सीखते हैं, महसूस करके सीखते हैं, वो क्या होता है, एक तरीके से उनका मेरे भाई स्टेबिलिटी बन जाती है हमारे अंदर, हमारे माइंड के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि हमारे ज्ञान का अस्थायी तो हो जाता है जो चीज़ें हम देख कर सीखते हैं। अब उम्मीद करते हैं इतना आप चीज़ों को समझ गए होंगे और उन चीज़ों को हम आत्मसात कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, जो चीज़ें हम देख के सीखते हैं। अब उम्मीद करते हैं सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। अब देखो आपका एग्जाम भी नज़दीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिकें करानी है, इसलिए मेरे भाई क्लास को इतना ही रख रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा सा क्या होता है, कहते हैं सर क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसलिए अब उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपकी बिल्कुल अच्छे से कवर हो गई होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। इसके बाद हम लोग ब्लूम के टैक्सोनॉमी को कवर करेंगे। इसके पहले भी ब्लूम के टैक्सोनॉमी को मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी क्या होगा ना, हम शैक्षिक उद्देश्यों के अकॉर्डिंग ब्लूम के टैक्सोनॉमी को पढ़ेंगे, तब आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और आपके हर पैडागोजी में ब्लूम के टैक्सोनॉमी पूछता है, शैक्षिक उद्देश्य पूछता है कि शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण कैसे होता है, ये बताओ, उनके उद्देश्य की क्या महत्व होते हैं। इस अगले क्लास में हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपका पेपर फर्स्ट समाप्त हो जाएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक दो क्लास और आएगी, पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग पेपर सेकंड पे, फिर पैडागोजी वाले पोर्शन पे चलेंगे। यदि आप लोग अभी 99 रुपये पे करके नोट्स नहीं लिए हो तो इस नंबर पर मेरे भाई 99 रुपये पे करके नोट्स ले लो, अच्छे से अपना पढ़ो, चाहे हिंदी इंग्लिश में, चाहे हिंदी लैंग्वेज में लेना चाहते हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में लेना चाहते हो, किसी भी लैंग्वेज में लेना चाहते हो, 99 रुपये पे करो। उसके बाद आप लोग चारों सब्जेक्ट के नोट्स लेके अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो व्हाट्सअप नंबर ये है, उम्मीद करते हैं आप लोग जाने होंगे। अच्छा, इसका जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ कारणवश कोई बच्चे जो कि नोट्स नहीं ले पाते, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई एक दो प्रॉब्लम नहीं है बच्चों की, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में। तो क्या होता है उनके लिए, देखो जब अगर नोट्स नहीं लिए हो तो ऐसा नहीं हो कि पैसे की वजह से आपका नुकसान हो जाए। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं उनको मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता हूँ। अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हो तब भी आपका मेरे भाई बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसका नोट्स मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा सहायक सामग्री को, ताकि एक बार आपका रिवीजन हो सके, चीज़ों को आप लोग एक बार समझ सको, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए। अभी इसका मैं नोट्स जल्दी टेलीग्राम पे भेज दूंगा। यदि आप मुझसे पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं तो इस आईडी पे जुड़ सकते हैं। यदि आप द परफेक्ट स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है। और एक बात और, अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक भी किया करो। देखो ये लाइक वाली बटन है, इसको क्लिक कर लिया करो। क्यों किया करो? क्योंकि एक स्टूडेंट ने बताया था सर आप अपने क्लास में ये नहीं बोलते कि सर लाइक करो। बच्चों जब तक आप बच्चों को नहीं बोलेंगे लाइक करने को, वो नहीं करते। तो इससे लाइक से क्या होता है, यूट्यूब की कम्युनिटी का मेरे भाई एक रूल होता है ना, अगर आपके क्लास में जितनी लाइक आती रहती है तो वो क्लास आपकी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाता है यूट्यूब खुद ही। तो आप अगर लाइक करोगे तो द परफेक्ट स्टडी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लाइक भी करोगे, अपने फीडबैक भी अच्छे शेयर करोगे। अगर समझ में आया है तो इसका मैं PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आइए एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन कराऊं, क्योंकि विदाउट रिवीजन मज़ा नहीं आने वाला। देखो शिक्षण में अधिगम सामग्रियों का महत्व तो आप लोग एक बार जरूर पढ़ना कि इसके क्या महत्व हो सकते हैं, ठीक है। हमारे मनोवैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर चुका है कि यदि हम लोग
अपने इंद्रियों के माध्यम से मेरे भाई कोई चीज़ सीखते हैं तो वह अधिक स्पष्ट रहता है। इसीलिए हम लोग कोई चीज़ देख के सुन के अगर सीखते हैं तो वो उसका अस्थायित्व ज़्यादा टाइम तक रहता है। उम्मीद करते ये समझे होंगे। इसके उद्देश्य को भी एक बार और जरूर पढ़िएगा। इसका उद्देश्य क्या होता है कि मेरे भाई एक तरीके से क्लास में बच्चों की सक्रियता को बनाए रखना इसका उद्देश्य होता है। इसके तरह तरह के देखो कितने प्रकार हैं दृश्य साधन के, श्रव्य साधन के। इसके शॉर्ट भी ले लो या फिर इसका PDF शेयर करूंगा तो वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा मैं इसको एक बार रिवीजन करा दूं। देखो मेरे भाई शिक्षण में सहायक सामग्रियां क्या होती हैं, जैसे ध्यान से सुनना। इसको देखो आप ना थोड़ा सा तुलना करते हुए समझो। एक लो यहाँ पे टीचिंग मेथड, इसके पहले भी बताया था, और यहाँ पे समझ लो एक तो समझ लो शिक्षण सामग्रियां ले लो। ठीक है, शिक्षण सामग्री ये टीचिंग मेथड। देखो टीचिंग मेथड क्या होता है, हम क्लास में या फिर जो भी अध्यापक होता है जो क्लास में पढ़ाता है, ठीक है, जिस तरीके से पढ़ाता है उसे हम कहेंगे टीचिंग मेथड। अपने स्टूडेंटों को जिस विधि से अध्यापक पढ़ाता है, चाहे व्याख्यान हो गया, चाहे अन्वेषण हो गया, जिस भी विधि से पढ़ाता है उसे हम कहते हैं टीचिंग मेथड। लेकिन उसी टीचिंग मेथड में जो उपकरणों का प्रयोग करता है उसे हम कहेंगे सहायक सामग्रियां। टीचिंग मेथड में एक अध्यापक जिन उपकरणों का प्रयोग करता है उसे हम कहेंगे सहायक सामग्रियां, शिक्षण में सहायक सामग्रियां। और देखो एक बात और, शिक्षण में सहायक सामग्रियों की इंद्रियों के आधार पर 3 होती हैं। एक होता है मेरे भाई श्रव्य सहायक सामग्रियां, दृश्य सहायक सामग्रियां, और उसके बाद दृश्य श्रव्य दोनों। जो फर्स्ट क्या है, दृश्य सहायक में जो हम सुनते हैं, दृश्य में श्रव्य में जो हम सुनते हैं, दृश्य में जो हम देखते हैं, और दृश्य श्रव्य में जो हम देखते सुनते हैं, दोनों हैं। टेलीविजन वगैरह हो गए, और ये एक तरीके से फोन वगैरह कह सकते हैं, और दृश्य में हम लोग कह सकते हैं मैप वगैरह हो गया, जो भी ओवरहेड प्रोजेक्ट वगैरह हो गया। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आप लोग समझे होंगे। अब अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहिए अच्छे से पढ़ते रहिए। आपका एग्जाम भी नज़दीक है। ये क्लास सभी पेडागोजी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ सेकंड पेपर जो आपका है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT, उसके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट थी। क्लास को थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया करो द परफेक्ट स्टडी के लिए। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। नोट्स लेने के इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। जहाँ भी रहो मस्त रहो। एग्जाम आपका नज़दीक है तो बिल्कुल अपने आप को टाइम दो, अच्छे से मेरे भाई पढ़िए। ठीक है, 25 तारीख से आपका एग्जाम भी प्रस्तावित है तो अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल भी रखिए। चलिए जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए।